माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। ऐसी परिस्थितियां उस समय राजनीतिक न बनी होती तो संभवतः डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री न बनाया जाता। कार्यों को देखते हुए जो उनकी छवि बनी, एक तरफ वो मौनी बाबा कहलाए जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा से लगातार जुड़ाव रहा और विभिन्न पदों पर भी वो आसीन रहे। और 1991 में ही गल्फ वॉर 1 शुरू हो जाता है और गल्फ वॉर का मतलब है तेल की कीमतों में वृद्धि। सोचिए 1.2 बिलियन डॉलर का हमारे पास बस फॉरेक्स रिजर्व था। इसका मतलब अधिक से अधिक हम 3 हफ्ते की आयात की जरूरतें पूरी कर सकते। ये वो भारत है जिसे विवस्था में 20 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। और आप 3 शब्द जानते हैं, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का फेस चेंज, मेकओवर या फेस चेंज जो है, उसके लिए इन्हें जरूर याद किया जाएगा। माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। यह बात है 2008 की, जब लोकसभा में यूपीए 1 गवर्नमेंट अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही थी और सुषमा जी ने नेतृत्व क्षमता पर प्रश्न उठाते हुए यह एक शायरी से शुरुआत की और कहा कि ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तो इसी शायरी से जवाब दिया स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने। स्वर्गीय इसलिए क्योंकि कल उनका निधन हो गया। और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो मनमोहन सिंह जी के कार्यों को देखते हुए जो उनकी छवि बनी, एक तरफ वो मौनी बाबा कहलाए, संजय बारू जो उनके मीडिया एडवाइजर थे, पीएमओ में सलाहकार के पद पे थे, उन्होंने एक किताब लिखी, एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। इस सारी बातों में आखिर मनमोहन सिंह को हम याद करते वक्त आखिर उनकी छवि वास्तविक तौर पर किस रूप में निर्मित होती है, मैं अपने जो अनुभव, जो उनके बारे में जाना, उनको पढ़ा, उनको समझा, वो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो अगर हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात करें तो भारतीय जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, उन प्रधानमंत्रियों में जो सबसे स्कॉलरली प्राइम मिनिस्टर होंगे, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा से लगातार जुड़ाव रहा और विभिन्न पदों पर भी वो आसीन रहे, उनमें शायद सबसे शीर्ष लेवल पर उनका नाम लिया जाएगा। पहले यह देखा जाए कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जब बने तो आखिर उनको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर क्यों कहा गया, और वो भी संजय बारू जी जैसे प्रतिष्ठित पत्रकार ने, जो उनके मीडिया एडवाइजर थे, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो उस पूरे किताब की जिस्ट ये है कि मनमोहन सिंह जी राजनैतिक अगर स्थिति को देखा जाए, अगर उनके राजनीतिक कद को देखा जाए, तो वो ऐसे लीडर नहीं थे जिनकी पॉपुलर छवि बहुत हो और जिन्होंने पार्टी में ये स्तर प्राप्त कर लिया हो कांग्रेस में कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जाए। बात 2004 की है, जब यूपीए गवर्नमेंट या यूपीए कोalition को जीत मिलती है सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, और यह तय हो जाता है कि प्रधानमंत्री कांग्रेस से बनेगी और सोनिया गांधी जी सबसे मजबूत दावेदार के रूप में आती। लेकिन कुछ विरोध परिस्थितियां, राजनीतिक जो फैब्रिक्स होते हैं, उसको देखते हुए अचानक एक नाम आता है और वो नाम होता है मनमोहन सिंह का। तो खुद भी उन्होंने कल्पना नहीं की थी और इन परिस्थितियों में चूंकि वो प्रधानमंत्री बनाए गए तो इसलिए कहा गया एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अगर हम एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के बाद की स्थिति देखें और इसमें हम पॉलिटिकली अगर कॉन्फिगरेशन से देखें, उस स्ट्रेटा को देखें जो भारतीय राजनीति में है, तो उसमें लगता भी है कि हां, अगर ऐसी परिस्थितियां उस समय राजनीतिक न बनी होती तो संभवतः डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री न बनाया जाता। एक आरोप यह भी है कि उनको चुनने के पीछे उनकी जो छवि थी और खासकर उनकी जो लॉयल्टी थी गांधी फैमिली के प्रति, नेहरू गांधी फैमिली के प्रति, उसको देखकर इनको बनाया गया कि ये लॉयल रहेंगे। कोई दूसरा कोई भी निर्णय बदल सकता था, लेकिन एक विश्वास था सोनिया जी को कि मनमोहन सिंह हमेशा उनके विश्वसनीय बने रहेंगे और संभवतः उनके लिए चुना गया, जिसको नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि प्रणब मुखर्जी जैसे मजबूत दावेदार, बेहतर राजनीतिज्ञ की जगह अगर मनमोहन सिंह को चुना गया तो कुछ तो मजबूरियां, कुछ तो परिस्थितियां जरूर रही होंगी। अब उसके बाद जब हम मनमोहन सिंह जी के कार्यों को देखते हैं, 10 साल 2004 से 2014 तक के मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्रित्व काल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसने, हम कह सकते हैं, जिसने भारत को बदलने का काम किया।
अगर हम 2005 में देखें तो एक एक्ट आता है नरेगा नाम से, जिसे बाद में महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया, हम शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा कहते हैं, जिसने 100 दिनों तक रोजगार की गारंटी की बात की। आज 2024 लगभग 20 साल हो गया है इस एक्ट को पारित हुए, और जिस तरह से गांव-गांव में इसकी पॉपुलैरिटी, जिस तरह से इसने संबल प्रदान किया, जिस तरह से वो जो मजदूर और श्रमिक विवश होते थे अपने क्षेत्र को छोड़कर कहीं और काम करने के लिए जाने को, उसे काफी हद तक रोका। और मनरेगा की तारीफ चाहे जितना भी विपक्ष क्यों ना हो वो करता है। साथ ही साथ एक एक्ट हर व्यक्ति को जरूर पता होना चाहिए, वो है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। जिस देश में हर बात पे भ्रष्टाचार का आरोप था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गोपनीयता के नाम पर जानकारी नहीं दी जाती थी, 2005 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद और इसी सरकार के समय आरटीआई पारित हुआ, और आज हमारे मौलिक अधिकारों के तहत आरटीआई है। अगर हम संविधान को देखें तो आर्टिकल 19(1)(a) के मौलिक अधिकारों में जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें सूचना का अधिकार भी है। वास्तव में लोकतंत्र की मजबूती का एक आयाम है राइट टू इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमें पहले सवाल पूछने तक का अधिकार नहीं था। हमारे बारे में निर्णय लिया जा रहा है और हम यह भी नहीं पूछ सकते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आरटीआई ने वो मजबूती दी है, इस देश को आवाज दी है। और आप सब जानते हैं कि सूचना का अधिकार ने कितने हद तक भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में एक तरह से कारक भूमिका निभाई है। इसी तरह एक और जो डील है वो है अमेरिका के साथ भारत की न्यूक्लियर डील, नागरिक परमाणु समझौता। 2005 में यह लाया गया और 2008 में यह पारित हुआ। और जैसे ही यह पारित हुआ, वामपंथी दलों ने, जिनके समर्थन से यूपीए गवर्नमेंट चल रही थी, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। उनका आरोप था कि हम गुटनिरपेक्षता से हट रहे हैं, हम अमेरिका की गोद में बैठ रहे हैं। और उन सारे दबावों के बावजूद आप जानते ही हैं कि राजनीति में सरकार बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया जाता। लेकिन यह एक निर्णय था जिसमें यूपीए गवर्नमेंट को याद किया जाना चाहिए, मनमोहन सिंह जी को याद किया जाना चाहिए कि उन्होंने सरकार की कुर्बानी देने की तैयारी कर ली और उस न्यूक्लियर डील को पारित होने का मन बना लिया। और यही जो मैंने कहा, विश्वास अविश्वास मत लाया गया, और जिसमें सुषमा स्वराज जी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच ये शायरी हर उसमें आपने देखा होगा रील में वायरल होती रही। बात केवल पहले टेन्योर की नहीं है। जब पुनः इलेक्शन हुए, मनमोहन सिंह जी जब दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए, उसके बाद भी कुछ ऐसे एक्ट और कुछ ऐसी चीजें जरूर बनी जिसके कारण इनको जाना जाएगा। सबसे पहले अगर हम याद करें, आज जो हम आधार कार्ड कहते हैं, UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और एक आधार कार्ड पर सबकी पहचान को निश्चित करने का एक पूरा जो नियोजन बना, वो यूपीए 2 प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वितीय कार्यकाल में ही बना। नंदन नीलकर्णी जैसे व्यक्तित्व को इसके लिए स्पेशली सीईओ बनाया गया। इसी तरह अगर हम और सेकंड उसमें बात करें तो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, यह भी एक माइलस्टोन माना जाना चाहिए। राइट टू एजुकेशन का लाया जाना मतलब अब बच्चों को शिक्षा दिखाना केवल मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य नहीं रहा, फंडामेंटल ड्यूटीज में था। केवल फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं रहा, वो फंडामेंटल राइट का भी पार्ट हो गया। RTE लाया गया। साथ ही साथ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का लाया जाना भी, जिसे हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कहें, अधिनियम बनाया गया। ये सब ऐसी बातें हैं जिसको लेकर ये जो टेन्योर है 10 सालों का, ये जरूर जाना जाना चाहिए। और यही नहीं, इन सालों में देखा जाना चाहिए कि जो व्यक्ति दुनिया में अर्थशास्त्री नाम से जाना जाता रहा हो, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या क्या हुआ। तो 4 से 14 के बीच में अगर हम देखें तो समस्याओं के बावजूद हमारी ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट बेहतर रही। फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने की बात की गई, करेंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करने का बेहतर प्रयास किया गया, जिस पे ये सरकार आगे बढ़ते हुए और बेहतर दिशा में बढ़ रही है। लेकिन इन सारी चीजों में
मनमोहन सिंह जी को जो मेजर याद किया जाता है, अगर एक पॉइंट, तो आप याद कीजिए उदारीकरण के जनक के रूप में, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के रूप में। और ये उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में नहीं किया। बात है 1991 की। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव साहब प्रधानमंत्री बने, तो पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में वित्त मंत्री जो बने उनका नाम था मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह की टीम और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में कहा गया, एक तरह से कहा जाए कि इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह बदल दिया गया। क्यों? डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री के रूप में ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। उसे समझने के लिए यह जरूर देखना होगा कि जब 1991 में वो वित्त मंत्री बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने, तो हमारी आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी। याद रखिए 1991 एक ऐसा दौर है जो दुनिया को बदलता है। एक तरफ कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर होता है, सोवियत संघ का विघटन होता है, एक तरह से हेगेमोनी ऑफ यूएसए शुरू हो जाती है, ग्लोबलाइजेशन और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फोर्सेस दुनिया को बदलने लगते हैं। और 1991 में ही गल्फ वार 1 शुरू हो जाता है। और गल्फ वार का मतलब है तेल की कीमतों में वृद्धि। और तेल की कीमतों में वृद्धि का मतलब है जो भारत अपनी तेल जरूरतों का 80% उस समय गल्फ कंट्री से पूरा करता हो, आप सोचिए हमारे चालू खाते का घाटे की हालत क्या ही होगी। अगर मैं 91 की तस्वीर आपको बताना चाहूं आंकड़ों के माध्यम से, तो बड़ी अजीब परिस्थितियां थी हमारी इकोनॉमी की। केवल हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व 1.2 बिलियन डॉलर था। सोचिए 1.2 बिलियन डॉलर का हमारे पास बस फॉरेक्स रिजर्व था। इसका मतलब अधिक से अधिक हम 3 हफ्ते की आयात की जरूरतें पूरी कर सकते थे। यह वो भारत है जिसे विवस्था में 20 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। हमारा फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा 8.4% हो चुका था। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, चालू खाते का घाटा, वो 3.1% हो चुका था। और 91 में एक समय हमारी ग्रोथ रेट लगभग 1.23% पे आ चुकी थी। और ऐसे हालात में जरूरत थी बड़े निर्णय की, जो फेस ऑफ करे, जो पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को रूपांतरित करे। इसीलिए इकोनॉमी की दृष्टि से कहा जाए कि यहां एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक वाटर डिवाइडर एपिसोड है 1991, जो पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया। बहुत सारी ऐसी पॉलिसी हुई जो सोचा नहीं जा सकता था कि भारत ऐसा निर्णय लेगा। उस पुराने कॉन्सेप्ट को छोड़ते हुए हमने जब लाइसेंसी राज को समाप्त किया, जब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, आयात निर्यात के नियम ईज किए, इन सारी चीजों ने हमारी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने में मदद पहुंचाई। और आज अगर हम 2024 में बैठकर बात करें, जो फॉरेक्स रिजर्व 1.2 बिलियन डॉलर हो चुका था, आज 700 बिलियन डॉलर के पास आप पहुंचा है। कुछ दिसंबर में शुरुआती समय में 700 बिलियन डॉलर मतलब 700 टाइम ज्यादा हो चुका था, लेकिन कुछ परिस्थितियों में अभी फिर थोड़ी गिरावट आई है और 690 बिलियन डॉलर के आसपास आज का आंकड़ा कहता है फॉरेक्स रिजर्व को लेकर। जो इंडियन इकोनॉमी पूरी दुनिया में रोर कर रही है, दहाड़ रही है, उसके पीछे अगर देखा जाए तो इस एलपीजी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। और यही वो बात है जब हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जब हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की ओर है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रख रहे हैं, 2047 में विकसित देश बनना चाहते हैं। अगर एक आधार देखा जाए कि किसने वो मजबूत आधार दिया, वो प्रधानमंत्री कोई हो, वित्त मंत्री कोई हो 2047 में, कौन जानता है। लेकिन क्या नींव के रूप में, आधार के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बुलाया जा सकता है? तो नहीं। जो पहले की हमारी एक तरह से इंटरनल इकोनॉमी थी, या फिर ये कहें कि क्लोज्ड इकोनॉमी थी, उसे ओपन इकोनॉमी का रूप दिया गया। और आप 3 शब्द जानते हैं, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी लाया गया
और उस एलपीजी ने आज देखिए 91 से 24 आते आते अब आज का भारत यह कहने लगा है कि 2047 में हम विकसित देश बनेंगे। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखने लगे हैं और इसमें कहीं ना कहीं 91 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जो एलपीजी अपनाया गया, उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और इसमें ऑब्वियसली थिंक टैंक के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह के श्रेय को कोई भी नकार नहीं सकता। जिस देश में इंस्पेक्टर राज था, लाइसेंसी राज था, उसको हटाकर लिबरलाइज किया गया पॉलिसी को। बहुत सारे पीएसयू जो घाटे में चल रहे थे, भ्रष्टाचार का केंद्र बन गए थे, सफेद हाथी हो गए थे, उसका विनिवेशीकरण किया गया, प्राइवेटाइजेशन किया गया और साथ ही साथ दुनिया की इकोनॉमी से जोड़ने के लिए हमने ग्लोबलाइजेशन कर दिया। और उसी के बाद आप 2007 की जो ग्रोथ रेट देखेंगे वो 8 से 9% तक पहुंच गई। ये और थोड़े ही दिनों बाद 2008 में जब दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रही थी, अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन शुरू हुआ। कहा गया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक मंदी थी। 1929 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले दुनिया में पहली आर्थिक मंदी आई और दूसरी वैश्विक आर्थिक मंदी कहा जाता है 2008 के बाद आई। उन समस्याओं के समय हमने 2004 से 8 में जब प्रधानमंत्रित्व काल में मनमोहन सिंह जी थे, तो पूरी टीम ने बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हुए इस लड़खड़ाती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था के समय में भी भारतीय अर्थव्यवस्था को थामे रखा, जिसका बेस दिया 1991 की उसी एलपीजी की नीतियों ने, उदारीकरण की नीतियों ने। और इस बीच में अगर देखा जाए तो बीच में एनडीए गवर्नमेंट भी आई, अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे और उसी की कॉन्टिन्यूटी, कुछ नई चीजों के साथ उसी की कॉन्टिन्यूटी के तहत हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती रही। तो जैसे ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अगर कोई एक बात कही जाएगी तो भारतीय अर्थव्यवस्था का फेस चेंज, मेकओवर या फेस चेंज जो है, उसके लिए इन्हें जरूर याद किया जाएगा। मनमोहन सिंह जी केवल जब वित्त मंत्री बने या केवल वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ही नहीं थे, अगर इनके पहले की स्थितियों को देखें, एक ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमी में बीए करने, स्नातक के बाद या इकोनॉमी में बीए करने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर किया और डॉक्टरेट की डिग्री ऑक्सफोर्ड से भी डिफिल किया। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन्होंने, जिसको दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाए, वहां पर इन्होंने लेक्चरर या प्रवक्ता का काम भी किया, पढ़ाया। तो इस तरह से स्कॉलरली इनका टच हमेशा बना रहा। और एक बात शायद आप नहीं जानते होंगे, ये कुछ दिनों के लिए 91 में यूजीसी के चेयरमैन भी बने। तो इसका मतलब एजुकेशन, यूनिवर्सिटी सिस्टम और पढ़ाई से हमेशा इनका नाता बना रहा और बच्चों के बीच बड़े पॉपुलर भी थे। इसके साथ साथ ये वो व्यक्तित्व है जिसने आईएमएफ में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का प्रतिनिधित्व किया, साथ ही साथ आरबीआई के गवर्नर बने और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी बनाए गए। इतने पदों पर रहते हुए ये कह सकते हैं आप कि कई ऐसे पद थे इसमें जो एक विशेषज्ञ को लाया जो एक आईएएस को दिया जाता है, लेकिन लेटरल एंट्री का पहला विशिष्ट उदाहरण भी हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को मान सकते हैं। ये लेटरल एंट्री के उदाहरण थे, लेकिन उन्होंने जिस विशेषज्ञता से, जिस एक बेहतर कार्य निष्पादन को अंजाम दिया, उससे डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्रद्धेय होते चले जाते हैं। कुछ बातें अगर हम दूसरे पक्ष में देखें, क्योंकि एक बात और थी, जब सेकेंड कार्यकाल था यूपीए का, यूपीए 2 जब देखें तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत सारे स्कैम, बहुत सारे घोटाले सामने आने लगे, चाहे वो 2G स्कैम हो, चाहे कोलगेट स्कीम हो, हर बात पे घोटाले आने लगे। और इसी समय जब ये बात होने लगी और जब इन पे आरोप लगता था तो वो जवाब नहीं देते थे, तो लोगों ने इन्हें मौनी बाबा कहना शुरू कर दिया। मुझे याद है एक पत्रकार ऐसे ही बोल रहा था और उनसे क्वेश्चन पूछा उसने कि आप जवाब नहीं देते, आपको लोग मौनी बाबा कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हजारों जवाबों से मेरा मौन अच्छा है, जिसने
पता नहीं कितने प्रश्नों की प्रतिष्ठा रख ली। तो ये सेंस ऑफ ह्यूमर था पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का। उन्होंने कहा कि चलो उस प्रश्न पूछने वाले की प्रतिष्ठा तो रह गई, और उन जबरदस्ती के सवालों का मैं जवाब नहीं देना चाहता। इसी तरह अगर हम संजय बारू और एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की बात करें, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब वो प्रधानमंत्री बनाए गए तो परिस्थितिवश वे प्रधानमंत्री बनाए गए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एक तरह से अगर हम पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो ऐसा माना जाता था कि डिफैक्टो जो पावर थी वो कहीं और थी, आप कह सकते हैं सोनिया जी के हाथों में थी, और डिज्यूरे जो पावर थे वो मनमोहन सिंह थे। मतलब एक तरह से संवैधानिक कानूनी रूप से तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, लेकिन वास्तविक निर्णय वो कोई और लेता था। और इस तरह से इन विवादों के बीच खासकर वो बहुत अजीब सा समय था जब एक बिल लाया गया और किसी पद पे ना रहते हुए भी राहुल जी ने उस बिल को फाड़ दिया, और उस समय निसंदेह बहुत ठेस पहुंची होगी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। इन सारी चीजों को हटाते हुए, देखते हुए और दृष्टिगत करते हुए अगर हम देखें तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का व्यक्तित्व है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो था मजबूत निर्णय लेने की क्षमता, खासकर इकोनॉमिक फ्रंट पे। जैसा मैंने कहा, अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पे सरकार को ही ताक पर रख दिया गया। ये सब ऐसे डिसीजन हैं जो उनके फौलादी निर्णयों को साबित करते हैं। एक पक्ष जरूर उन्हें मौनी बाबा कहता है और उन पर दबावों की बात करता है, लॉयल्टी, अपने स्वतंत्र निर्णय, मतलब एक राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाए। एक प्रधानमंत्री के रूप में शायद मनमोहन सिंह अपना निर्णय नहीं ले पाए, बल्कि वो किसी दबाव में निर्णय लेते चले गए। इस बात की कसमकस में वो हमेशा बने रहे। यहां तक कि जितने आलोचक हैं, सोचिए 10 सालों के शासनकाल में बहुत सारे घोटालों का आरोप लगा, लेकिन मनमोहन सिंह जी के व्यक्तित्व पर, जो उनका सबसे बड़ा भी आलोचक था, वो आरोप नहीं लगा सकता। कोई उनकी व्यक्तिगत छवि पर किसी ने आरोप नहीं लगाया। तो उसमें मनमोहन सिंह एक ऐसे किरदार रहे हैं हमारे जो नेशन मेकिंग है, हमारे राष्ट्र निर्माण में, जो हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। और जब 92 ईयर में उनकी मृत्यु होती है तो हम सब भारतवासी यह कामना करते हैं कि ईश्वर अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे और ये देश और भारत का इतिहास उन्हें हमेशा याद रखेगा।